दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महसर आलम और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। तो दोस्तों आज हो चुका है 19 अप्रैल 2023। तो आज बिहार की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज बिहार की टॉप न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार सरकार राज्य के सबसे गरीब भूमिहीन परिवारों की पहचान के लिए इस महीने के अंत में एक सर्वेक्षण शुरू करेगी। यह सर्वेक्षण व्यापक होगा। इस दौरान विभिन्न श्रेणियों के बीच सबसे गरीब वर्गों के उन परिवारों की पहचान की जाएगी जो अब भी भूमिहीन है। हालांकि इससे पहले एक विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह के मुताबिक सर्वेक्षण एक विशेष एप्लीकेशन के जरिए से किया जाएगा, जिसे औपचारिक रूप से 25 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद यह सर्वेक्षण 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। सिंह ने कहा कि सर्वेक्षण करने वाले राजस्व अधिकारी भूमिहीन किसानों को पहले दी गई भूमि की स्थिति के बारे में जानकारी मांगेंगे, क्योंकि उनमें से कुछ ने सरकार की ओर से उन्हें दी गई जमीन को निजी लोगों को बेच दिया था। सिंह ने कहा कि हम इस बार परिवारों से इस तरह का ब्यौरा ले रहे हैं ताकि सरकार से प्राप्त भूमि को अन्य व्यक्तियों को बेचने जैसी अनियमितताओं के मामले की जांच की जा सके। दरअसल बिहार सरकार में राजस्व मंत्री आलोक कुमार मेहता ने सभी भूमिहीन परिवारों की भूमि प्रदान करने के लिए महागठबंधन सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने की बात कही है। हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक भूमिहीन परिवारों के सर्वेक्षण पर कई समीक्षा बैठक कर चुके हैं। गौरतलब है कि इससे पहले बिहार ने आखिरी बार 2014 में भूमिहीन परिवारों का सर्वेक्षण किया था। सरकार भूमिहीन परिवारों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग सहित विभिन्न श्रेणियों में से 3 से 5 डिसमिल तक जमीन देती है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां बिहार विधानसभा परिसर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। दरअसल बिहार विधानसभा परिसर में स्थित गैराज में बिजली का ट्रांसफर फटने से आग लगी थी, लेकिन विधानसभा के कर्मचारियों की सजगता से आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। आग लगी कि इस घटना में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। बता दें कि बिहार में बढ़ती गर्मी और लू के कारण अलग अलग जिलों से आगलगी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। पिछले कुछ दिनों में राज्य भर में हुई आगलगी की घटनाओं में कई लाख की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव को केस उठाने की धमकी मिली है। यह धमकी उनके हीरो शोरूम में तोड़फोड़ के बाद केस दर्ज कराने के खिलाफ दी गई है। इस मामले में बिहार पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बिहार के औरंगाबाद में कामा बिघा मोड़ के पास स्थित लारा हीरो शोरूम में असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की है। यह शोरूम राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव का है। इस घटना के बाद शोरूम के केयर टेकर ने नगर थाना में मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज होने से बौखलाए असामाजिक तत्वों ने तेज प्रताप यादव को फोन करके केस वापस लेने की धमकी दी है। इस मामले में औरंगाबाद एसपी ने कहा कि धमकी देने वाले पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। मामला दर्ज किया जा चुका है। तेज प्रताप के शोरूम में तोड़फोड़ लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के वन एवं पर्यावरण और जलवायु मंत्री तेज प्रताप यादव के शोरूम में सोमवार को तोड़फोड़ की गई। 6 की संख्या में आए असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी। घटना के बाद शोरूम में केयर टेकर अजय यादव ने नगर थाना में मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज होने के बाद बौखलाए असामाजिक तत्वों ने मंगलवार को मंत्री तेज प्रताप यादव को केस नहीं उठाने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी है, जिसका एक अलग से आवेदन शोरूम के केयर टेकर अजय यादव ने दिया है। यहां से बड़ा विवाद अजय यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि सोमवार को शोरूम में सुबह सुबह एक महिला अपने पिता के साथ स्कूटी की सर्विसिंग करवाने आई हुई थी। उन्हें बताया गया कि समय होने पर ही मैकेनिक आते हैं तभी सर्विसिंग हो पाएगी, लेकिन महिला तत्काल सर्विसिंग का दबाव बनाने लगी थी। वहां मौजूद गार्ड ने सर्विसिंग सेंटर खुलने का टाइम बताकर प्रतीक्षा करने का आग्रह किया। यही नहीं, सर्विसिंग सेंटर खुलने पर सबसे पहले उनकी स्कूटी सर्विसिंग के लिए चली गई। इसी बीच महिला के परिचित कुछ युवक आए और सर्विसिंग में इंतजार कराने का आरोप लगाते हुए शोरूम के कर्मियों से उलझ पड़े। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार के सिवान में एक व्यक्ति की रात
में सोते हुए गोली मारकर हत्या कर दी गई। घुटनी थाना क्षेत्र के देवरिया गांव में व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर देने का मामला प्रकाश में आया है। मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के देवरिया गांव के लखन राजभर के रूप में हुई है, जिसके अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। घुटनी इलाके में देवरिया गांव में एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। मृतक के पुत्र ने बताया कि अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जाता है कि घर के सब लोग घर के अंदर सोए हुए थे। रोज की भांति सोमवार की रात भी अपने घर के बाहर चारपाई पर सोए थे। तभी उसके बेटे ने उठकर करीब 4 बजे सुबह में अपने पिता को जगाने गया। तब उसने घर के और लोगों को जगाया। घर में सुबह में ही शोरगुल की आवाज़ सुनकर घर के अन्य लोग पहुंचे। तब जाकर देखा कि उक्त व्यक्ति के शरीर से खून निकल रहा था। स्थानीय कुछ लोगों का कहना था कि इनकी ब्रेन हेमरेज की वजह से मौत हो गई। जबकि सुबह हुआ तब जानकारी मिली कि बिल्डिंग वाले जगह पर गोली के निशान है। साथ ही लोगों ने चारपाई के पास से खोखा बरामद हुआ। इसी सूचना के बाद पुलिस ने खोखा बरामद किया। साथ ही मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में जमीन के दाखिल खारिज में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। प्रदेश में जमीन के ऑनलाइन दाखिल खारिज में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही है। जमीन के रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने के दौरान गड़बड़ी की जा रही थी। अंचल कार्यालय में तैनात कर्मी इसे बेहद होशियारी से कर रहे थे। ये बातें जब सामने आ गई तो राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने ऐसी जमीन के म्यूटेशन पर रोक लगा दी है जिसका रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जमीन की ऑनलाइन दाखिल खारिज में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा चल रहा था, जिसका पर्दाफाश हुआ है। रजिस्टर 2 में दर्ज जमीन के रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने के दौरान आंखों में धूल झोंक कर खेल किया जा रहा था। अंचल कार्यालयों में यह खेल वहां तैनात डाटा एंट्री ऑपरेटर और राजस्व कर्मी की मिली भगत से चल रहा था। जब यह मामला सामने आया तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने फौरन एक्शन में आई। विभाग ने उन जमीनों के दाखिल खारिज पर फौरन रोक लगा दी जिसका रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं है। सिस्टम को लॉक कर दिया गया ताकि ऐसी जमीन का फिर से कोई कर्मी दाखिल खारिज नहीं कर दे। वहीं इस पूरे मामले की जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि सूबे में कई जिलों में यह खेल चल रही थी और कई जगहों में ऐसे मामले सामने आए हैं। अब इस मामले के विभागीय समीक्षा की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार जाति गणना का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस फैसले पर अब पटना हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी। पटना हाईकोर्ट में जाति आधारित गणना पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई। कोर्ट द्वारा मंगलवार को दोपहर में इस पर सुनवाई होगी। इसमें अब कोर्ट पर सबकी निगाह होगी कि क्या जाति गणना पर रोक लगती है या फिर कोर्ट इसे बरकरार रखने की अनुमति देगी। दरअसल याचिकाकर्ताओं की ओर से बिहार में जाति गणना को समाज में भेदभाव उत्पन्न करने वाला और तनाव बढ़ाने का कारण बनने वाला बताया गया है। इसमें कहा गया है कि इससे भविष्य में सामाजिक स्तर पर कई प्रकार के तनाव देखने को मिल सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि बिहार सरकार आकस्मिक निधि के फंड से 500 करोड़ रुपए खर्च करके बिहार में जाति आधारित जनगणना करा रही है, जो तय प्रावधान का दुरुपयोग है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार और रेजू राजा की ओर से यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार को इस प्रकार की जनगणना कराने का कोई आधार नहीं है। वहीं इसे राजनीतिक दुरुपयोग के मकसद से कराने की बातें की जा रही है। अब इन तमाम मामलों को लेकर पटना हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। इसमें जाति गणना पर रोक लगाने पर अहम निर्णय आ सकता है। जहां दोस्तों अब बात करते हैं कि पवित्र त्योहार ईद उल फित्र नजदीक आ रहा है। इस बार ऐसा माना जा रहा है कि ईद सऊदी के साथ मनाई जाएगी। 24 मार्च को भारत में पहला रोजा रखा गया था, जबकि सऊदी अरब में पहला रोजा 23 को रखा गया था। लोगों के मन में सवाल है कि आखिर भारत में ईद उल फित्र कब है। आइए इस बारे में जानते हैं। वैसे तो ईद रमजान के आखिरी दिन चांद देखकर अगले दिन मनाई जाती है। दरअसल ईद का त्योहार चांद पर निर्भर करता है और भारत में चांद का अंदाजा अरब के चांद पर लगाया जाता है। वहां का समय भारत से एक दिन आगे है, इसलिए इस बार 21 या 22 अप्रैल को अरब में ईद का त्योहार मनाया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 21 अप्रैल को चांद नजर आ सकता है। इस बार ऐसी संभावना है कि भारत में ईद उसी दिन मनाई जाएगी जिस दिन सऊदी अरब में इसका जश्न होगा। इसका कारण यह है कि मिडिल ईस्ट में गुरुवार को चांद नजर आने के आसार कम है। ऐसे में भारत और सऊदी अरब में हो सकता है कि एक ही दिन ईद मनाई जाए।
सऊदी अरब और बाकी मिडिल ईस्ट देशों में ईद उल फितर शनिवार 22 अप्रैल 2023 को मनाई जाने की संभावना है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर के आकलन के हिसाब से भी भारत और सऊदी अरब में ईद एक साथ मनाई जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये था अपडेट। अगर आने वाला कल का भी अपडेट जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।